आज बात करते हैं नेपाल की, जहां हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसे दुनिया ज़ेन ज़ी विद्रोह के नाम से जान रही है। तो हुआ ये कि सितंबर 2025 में नेपाल की सरकार गिर गई पूरी तरह से। और वजह कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि देश के अपने ही नौजवानों का एक देशव्यापी विद्रोह। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये नौबत आ गई। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रदर्शन हुए उनका अंजाम कितना विस्फोटक था। देखिए, हालात इतने खराब हो गए कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस हद तक था कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास और यहां तक कि संसद भवन को भी आग के हवाले कर दिया। और तो और वित्त मंत्री पर सड़कों पर हमला हुआ। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी? इसकी शुरुआत हुई थी काठमांडू के एक प्रोटेस्ट से, जो देखते ही देखते एक खूनी संघर्ष में बदल गया। चलिए 8 सितंबर 2025 के उस दिन को थोड़ा करीब से देखते हैं। सुबह का वक्त था। हजारों नौजवान, कई तो अपने स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म में थे, शांति से संसद की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन दोपहर होते होते पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और शाम तक तो हालात काबू से बाहर हो गए। पुलिस ने भीड़ पर असली गोलियां चलानी शुरू कर दी। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। पुलिस की इस फायरिंग में कम से कम 19 प्रदर्शनकारी मारे गए और उनमें एक 12 साल का बच्चा भी था। अब मीडिया में जो सबसे पहली और बड़ी वजह बताई जा रही थी वो था सरकार का एक ऐसा फैसला जिसने आग में घी डालने का काम किया। सरकार ने क्या किया? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। सरकार का तर्क था कि वो हेट स्पीच, फेक न्यूज़ और साइबर क्राइम रोकना चाहती है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का मानना था कि यह सब बहाना है, असल मकसद तो सरकार की आलोचना करने वालों की आवाज़ को दबाना है। पर देखिए, ये सोशल मीडिया बैन तो बस एक छिंगारी थी। असली आग तो उन जख्मों में थी जो सालों से भरे नहीं थे, और वो जख्म थे बेरोजगारी और नाइंसाफी के। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2024 में नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब युवा बेरोजगारी दर, लगभग 21% थी। सीधा सीधा मतलब ये है कि हर 5 में से एक नौजवान के पास कोई काम नहीं था। हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 15,000 से ज्यादा नेपाली नौजवान सिर्फ नौकरी पाने के लिए रूस की आर्मी में भर्ती होकर यूक्रेन में लड़ने चले गए। सोचिए ये कितनी बड़ी मजबूरी होगी। और ये फ्रस्ट्रेशन, ये हताशा और बढ़ जाती है जब नेपाल के नौजवान देश की 2 अलग-अलग तस्वीरें देखते हैं। एक तरफ है नेपो किड्स, मतलब नेताओं के बच्चे, जो सोशल मीडिया पर अपनी महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े और विदेशों की छुट्टियां दिखाते हैं। और दूसरी तरफ है देश का आम नौजवान, जिसके सामने बेरोजगारी है, कम तनख्वाह वाली नौकरियों के लिए घर छोड़ना है या फिर दूसरे देश की फौज में भाड़े का सैनिक बनना है। इस गुस्से को एक प्रोटेस्ट के पोस्टर पर लिखी लाइन ने शायद सबसे अच्छे से बयां किया। लिखा था, नेताओं के बच्चे विदेश से गुच्ची के बैग लाते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूत में लाए जाते हैं। तो ये गुस्सा सिर्फ अमीरी गरीबी के फर्क को लेकर नहीं था। ये गुस्सा था दशकों से चले आ रहे करप्शन के खिलाफ, एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ जो पूरी तरह से खोखला हो चुका था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म हुई और वो एक रिपब्लिक बना। लेकिन इन 17 सालों में क्या हुआ? सरकार 13 बार बदल गई और सत्ता बस कुछ गिने चुने पुराने नेताओं के बीच एक म्यूजिकल चेयर की तरह घूमती रही। मुख्य रूप से 3 ही चेहरे हैं जो बारी बारी से पावर में आते रहे हैं, और तीनों पर ही करप्शन के गंभीर आरोप हैं। शेर बहादुर देउबा पर एयरक्राफ्ट खरीदने में कमीशनखोरी का आरोप, पुष्प कमल दहल पर माओवादी लड़ाकों के लिए आए फंड को डाइवर्ट करने का आरोप, और केपी शर्मा ओली, उन पर एक लैंड डील में करप्शन की जांच चल रही है। तो इन सब के बाद अब सवाल उठता है कि नेपाल का भविष्य क्या है, आगे क्या होगा? बढ़ते दबाव में आकर सरकार ने सोशल मीडिया बैन तो हटा लिया, होम मिनिस्टर ने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कदम नाकाफी थे, क्योंकि जैसा हमने देखा, लड़ाई सिर्फ एक बैन की नहीं थी, लड़ाई तो पूरे सिस्टम से थी। और यहीं पर आकर ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। जब किसी देश के नागरिक अपने ही नेताओं पर से सारा भरोसा खो दें, तो फिर वो उम्मीद के लिए किसकी तरफ देखें?